एक बार एक छोटा सा परिवार था। उसमें पति पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा था। रात के वक्त अपनी कार से वो लोग एक हाईवे से गुजर रहे थे। तभी वहां पर एक पेड़ के नीचे उनकी कार अचानक से बंद हो गई। कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। ये देखकर वो आदमी तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक करने लगा। उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी पूरी तरह से सूख चुका है। इसके बाद उसने कार के अंदर चेक किया कि अगर पीने का पानी मिल जाए तो उसे रेडिएटर में डालकर गाड़ी स्टार्ट कर सके। लेकिन कार में रखी पानी की सारी बोतलें खाली थी। मजबूर होकर उस आदमी ने वापस कार में आकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहां से गुजरने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक जब कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजरी तो वो आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर कार से बाहर निकला और अपनी पत्नी से कहा, मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और सारे दरवाजे खिड़की लॉक कर लेना। उसकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद वो आदमी खाली बोतलें लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उसे गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि अचानक कार में बैठी उसकी पत्नी डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख की वजह यह थी कि कार की छत पर अचानक कोई भारी चीज़ गिर पड़ी थी। उस भारी चीज़ के गिरने के बाद कार की छत से ऐसी भयानक आवाज़ें आने लगी जैसे कोई खतरनाक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वो भयानक आवाज़ें सुनकर वो औरत इतनी डर गई कि उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां पहुंची और उसकी कार से कुछ मीटर दूरी पर आकर रुक गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां पहुंचने के बाद कार की छत से आ रही वो भयानक आवाज़ें अचानक बंद हो गई। फिर पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस अधिकारी बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा, जल्दी से अपनी कार से बाहर आओ और हमारे साथ चलो। वो औरत डरते डरते अपनी कार से बाहर निकली और धीरे धीरे उन पुलिस वालों की ओर बढ़ने लगी। तभी दोबारा पुलिस वालों ने उससे कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन उत्सुकता की वजह से वो औरत रुक गई और पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा उसकी चीख निकल पड़ी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दरअसल उसने देखा कि कार की छत पर उसके पति की बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी और उसका सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस वालों ने तुरंत उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप और एक एम्बुलेंस बुलाया ताकि उस लाश को वहां से ले जाया सके। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उस औरत को बताया कि हम अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे जब हमने हाईवे पर एक कार को खड़ा देखा। जब हम उस कार की ओर बढ़ने लगे तभी हमने देखा कि एक बेहद डरावना इंसान जैसे दिखने वाला राक्षस अचानक उस आदमी की लाश को लेकर कार की छत पर कूद गया। वो राक्षस बड़ी ही बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। हम अपनी पेट्रोलिंग कार से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और स्थिति को समझने लगे, लेकिन जब तक हम कुछ एक्शन ले पाते हैं वो राक्षस वहां से भागकर जंगल की ओर चला गया। ये सुनकर वो औरत एक तरफ तो बहुत ही डरी हुई थी और दूसरी तरफ बुरी तरह से चौंक चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी अपने पति को खो दिया है। मगर उस हाईवे पर ऐसा क्यों होता था? जब उस औरत ने पुलिस वालों से पूछा तो पुलिस वालों ने एक कहानी बताई।
उनके मुताबिक दरअसल बहुत पहले उस हाईवे पर एक पत्नी ने अपने पति को मारकर कार की डिक्की में डालकर पूरी कार को ही आग लगा दिया। कहते हैं कि उसी के बाद से इस हाईवे पर वो राक्षस देखा जाने लगा। रात को अगर कोई इंसान इस हाईवे पर सफ़र करता तो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर सिर्फ एक बस चलती है जो गांव के बाहर से अंदर तक आती है और ले जाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौट कर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर था और मेरा घर गांव के अंदर की तरफ था। पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफ़र कर चुका हूँ। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात में गांव पहुँचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की ओर बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई शमशान हो। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा। मैं बस भगवान से मना रहा था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं। पर मेरा घर थोड़ी दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात गए ये यहाँ पर कर क्या रहा है। पर खैर छोड़ो, मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो था मेरे साथ। उसने मेरे साथ आगे आकर मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुपचाप क्यों है। जब से मुझे मिला है तब से इसने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी है और ये इतना शांत बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर पर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेकर खेतों की तरफ जाने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुपचाप हो, और ये तुम खेतों की तरफ कहाँ बढ़ने लगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की ओर ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़ कर आने लगे। वो लोग जब मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मैंने उन्हें अपने साथ हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहीं था। वो बोला, मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था। तो फिर वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने लगा, मगर उस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। आज भोला राम का
50 की उम्र में ही देहांत हो गया। वो बहुत सुखी परिवार से थे। गांव के सबसे अमीर घर होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। भोलाराम पहले से ही अमीर बाप की औलाद था, पर सारा धन उसने अपने लिए ही खर्च किया था, यानी कि किसी को मदद के लिए कभी अपने धन का कोई उपयोग नहीं किया था। शमशान के रास्ते भोलाराम की अर्थी जा रहे थे। उसको कंधा दिए उसके 2 लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए हैं। यूं तो कोई भी भोलाराम को पसंद नहीं करता था, पर भोलाराम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने से शायद कोई लाभ हो, ये सोचकर भोलाराम के बेटों को सब लोग सांत्वना दे रहे थे। भोलाराम के दोनों बेटे उसको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का। भोलाराम ने अभी अभी एक गांव वाले से ज़मीन खरीदी थी, या फिर यूं कहो कि छीन ली थी। गरीब गांव वाला बस छोटी सी ज़मीन का मालिक था। वो इतना गरीब था कि वो उसमें खेती करके उपज भी नहीं पा सकता था। भोलाराम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे ज़मीन का वो टुकड़ा भी हड़प लिया था। भोलाराम का रात को ज़मीन हड़पने के बाद ही बहुत ही भयानक सपने आते थे। वो नींद में ही चिल्लाने लगता था और फिर उठकर बैठ जाता। वो विधुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता था। आखिरी रात को वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया और उसकी मौत हो गई। शमशान गांव से काफ़ी दूर था, जहाँ तहाँ राख बिखरी पड़ी थी और अधजली हड्डियाँ भी दिखाई पड़ती थी। शमशान का आकार काफ़ी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पर ही शमशान बना दिया गया हो। चिता को मुखग्नि देकर भोलाराम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था, जो लोग हंसी हंसी जलाकर उसके कस ले रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था। उसको भगवान पर काफ़ी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वो बड़ा हो गया था, पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आकर समीर और अमित ने नहाया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत से काफ़ी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दे रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा समझकर भोजन करा दिया। भोलाराम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई नहीं बता पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला है, तो कोई कहता था मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा बोलने वाले लोग थे जो बता रहे थे कि भोलाराम को उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिली थी। कुछ दिन शोकमग्न रहने के बाद अमित और समीर कुछ नॉर्मल से हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने के लिए शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने अनुमति दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो कि तकरीबन 60 साल के होने को आए थे, वो घर के काम अभी भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोलाराम का कमरा खोलने को कहा। कमरा 2 दिन से बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोलाराम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर भी सब कुछ रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में काले पत्थर की लगभग 1 फुट लंबी एक मूर्ति पड़ी हुई थी।
अमित ने उसका हाथ में लिया और वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी प्रतिमा है। ज़्यादा पुरानी होने की वजह से वो बहुत ही जर्जर हालत में थी। चंदू चाचा को पूछने पर उन्होंने बताया कि भोलाराम ने 1 हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की ज़मीन हड़पी थी उसी के खेत से ये मूर्ति मिली थी, जो ज़मीन में खुदाई के वक्त निकली थी। ज़मीन शमशान के पास ही थी, या यूं कहें कि शमशान और उस ज़मीन के बीच कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ ही थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वहीं कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोलाराम के कमरे को एक नौकर को रहने को दे दिया गया, जो कि किसी वजह से उस कमरे में बस 2 दिन ही रह पाया। उसके बाद कमरा खाली करके भाग गया। उसको बहुत तेज बुखार आ गया और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पर डर ही नजर आ रहा था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वो अपने कमरे में ये सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काली पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर खोला और उस प्रतिमा को ले जाने के लिए उस कोने की ओर देखा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो मूर्ति वहां से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर मालूम चला कि किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं था। अमित ने पूरे घर में देखा, घर के आसपास भी छान मारा, पर वो मूर्ति कहीं नहीं थी। वो शाम को पूजा के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यूँ तो शाम को दरवाज़ा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ भी नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक कर दिया होगा। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वो बाहर ही सोफे पर लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, रात को वही स्वप्न आपको आता है। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोच रहा था। उसने सपने में देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वो उठकर देखता है तो वो वहीं शमशान वाली ज़मीन पर लेटा पड़ा था। वहाँ आसपास कोई नहीं था, मगर तभी अचानक से वहाँ पर उसके पिता भोलाराम आ पहुँचे। मगर वो जैसे अमित को देख ही नहीं पा रहे थे। भोलाराम उस किसान जिसकी वो ज़मीन थी, उस छोटे से किसान से बहस कर रहे थे और फिर उन्होंने बहस के दौरान ही उसकी ज़मीन हड़प ली। जिसके बाद वो किसान रोता भी लगता रहा, मगर भोलाराम पर जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भोलाराम वहाँ से अपने घर आ गए। जिसके बाद अचानक ही वो जैसे रात के वक्त में पहुँच गया। अमित ने देखा तो वहाँ पर आसपास रात का माहौल था। तभी अचानक से उस किसान की पत्नी वहाँ आ पहुँची। उस किसान की पत्नी ने थोड़ा सा खेत को खोदा और फिर उसके नीचे अपने साड़ी के पल्लू से निकाला वही मूर्ति जिसे अमित ने अपने पिताजी के कमरे में देखा था। किसान की पत्नी ने उस मूर्ति को खेत के नीचे ज़मीन में दफना दिया और फिर वहाँ से अपने घर चली गई। जिसके बाद अमित ने अचानक से देखा कि फिर वक्त बदल चुका है और अब फिर से दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। अमित के पिताजी भोलाराम खेत की खुदाई करवा रहे हैं। तभी उन्हें वो मूर्ति मिलती है और फिर वो उस मूर्ति को देखकर जैसे उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई।
उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर ले जाने की ठानी। तभी फिर से वक्त बदला। इस बार अमित अपने ही घर पर अपने पिताजी यानी कि भोलाराम के कमरे में था। वो मूर्ति भोलाराम के सिरहाने रखी पड़ी थी और भोलाराम नींद में था। तभी अचानक ही वो मूर्ति एकदम से बड़ी होने लगी। अमित ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो मूर्ति बड़ी होते होते अचानक से एक दानव के रूप में आ गई और उसने एकदम से भोलाराम का गला दबा दिया। भोलाराम अपनी आंख खोला और फिर उस दानव को देखकर जैसे एकदम से छटपटाने लगा। भोलाराम चीखना चाहता था मगर शायद तब तक उसे दिल का दौरा पड़ना शुरू हो चुका था। वो चीख नहीं पा रहा था और वो दानव वो भोलाराम का गला अभी भी दबाए हुए था। तभी एकदम से भोलाराम ने दम तोड़ दिया। अमित ये सब देखकर पूरा मामला समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि ये सब किसका किया धरा है। तभी एकदम से अमित की आंख खुली तो उसने खुद को घर के बाहर सोफे पर लेटा हुआ पाया। उसने उठकर आसपास देखा तो शाम से अब रात हो चुकी थी। मगर वो मूर्ति, वो काली सी मूर्ति जिसे अमित आज दिन भर अपने घर पर खोजता रहा और उसे नहीं मिली, वो अब अमित के सिरहाने रखी पड़ी थी। अमित जानता था उस मूर्ति का राज। वो समझ गया था कि ये मूर्ति ही है जिसने उसके पिताजी को मारा था। अगली सुबह अमित उस मूर्ति को लेकर सीधे गांव के जाने माने तांत्रिक के पास गया। उसने उसे वो मूर्ति दिखाई। तांत्रिक मूर्ति देखते ही समझ गया, जिसके बाद तांत्रिक ने कहा, ये मूर्ति नहीं है, ये दानव है। इसे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। जिस पर अमित ने कहा, तो बाबा अब इसका क्या उपाय है? इस पर बाबा ने कहा, इसका एक ही उपाय है। इसका जो भी मालिक है यानी कि जिसने इसे भेजा था तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए, तुम्हें उसके पास जाना होगा और फिर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। वो ही अपना जादू वापस ले सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद अमित वहाँ से सीधे उस गरीब किसान के घर गया। उस किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अमित ने उनको पूरी बात बताई और फिर उनसे झगड़ा करने के बजाय अमित ने उनसे माफ़ी मांगी। पता चला कि वो किसान जिसकी ज़मीन भोलाराम ने हड़पी थी, वो तो उसी दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसकी पत्नी ने उसी रात वो काला जादू गुस्से में आकर किया और भोलाराम को मारने की ठानी। मगर फिर उसकी पत्नी ने भी अमित से माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसे भी ये सब करके कोई संतुष्टि नहीं मिली। जिसके बाद उसकी पत्नी ने अपना काला जादू वापस कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।